नमस्कार, मैं शैलेश रावत डायमंड्स ऑफ आईआईटी गुरुकुल सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ आईआईटी गुरुकुल के एक डायमंड है, दीप जेटलौजा, जिनका कैरियर रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है। रिकॉर्ड में शॉर्ट में बता दूं, आईआईटी में 454 उनकी रैंक थी। आईआईटी रुड़की से उन्होंने अभी कंप्यूटर साइंस में बीटेक कंप्लीट किया है। अपने टाइम के एनटीएससी स्कॉलर रहे हैं, केवीपीआई स्कॉलर रहे हैं और आईएपीटी भाभा ओलंपियाड के डिफरेंट ओलंपियाड के एटलीस्ट फर्स्ट लेवल को तो सभी ओलंपियाड्स के को क्रैक किया। तो ये मैंने उनका शॉर्ट अचीवमेंट्स पर मतलब थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया। अब हम दीप के कैरियर के बारे में, किस तरह से उन्होंने अपनी तैयारी चालू की, किस तरह से अपना गोल अचीव किया, तो दीप की ही जुबानी सुनते हैं। तो वेलकम दीप, कैसा लग रहा है आज यहाँ पर आके आपको? मेमोरीज आ रही है, नॉस्टैल्जिया में चला गया आईआईटी गुरुकुल के। अच्छा, मतलब पुराने 7-8 साल पुरानी मेमोरीज। काफ़ी अच्छा टाइम था वो। अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि भाई ठीक है, जब आपका आईआईटी में सिलेक्शन हुआ तो रैंक उम्मीद जैसी आई या उम्मीद से डाउन आई या अच्छी आ गई थी? सो एक्चुअली इन आवर केस इट वाज लाइक कि पेपर अभी भी बोलते हैं कि लास्ट 10 इयर्स का सबसे डिफिकल्ट पेपर था हमारे टाइम का। डेफिनेटली इनके जो 2016 का 16 पेपर था, 16 का बहुत पेपर खतरनाक पेपर था। अगर आप प्रीवियस ईयर के रिजल्ट देखेंगे, कंपैरेटिव चार्ट देखेंगे, तो एकदम से कट ऑफ बहुत डाउन गया था। अगर आपको आइडिया चाहिए तो लाइक मेरे एडवांस में मार्क्स अगर गिने तो 55% मार्क्स पे मेरी टॉप 500 में रैंक थी। एंड सिमिलर केस में नेक्स्ट ईयर 55% पे इट वाज अराउंड 7,000 8,000 रैंक। और वो बताने की जरूरत नहीं होता, आप जो पूरा एनालिसिस चार्ट होता है ना एवरी ईयर का, फर्स्ट रैंक 1000 रैंक 5000 रैंक, उससे आपको पता चल जाएगा। आप देखिएगा तो 2016 का पेपर तो सबके लिए टफ था। तो जब पेपर खुला तो आपको कैसा लगा? हालत खराब हो गई? बिल्कुल फर्स्ट पेपर में ही कुछ अलग स्टाइल्स थी, कुछ पार्शियल मार्किंग वाली, नेगेटिव में +4 -2 था, तो काफ़ी इंटिमिडेटिंग था। थोड़ा डर लगा लेकिन अटेम्प्ट किया। सेकेंड पेपर भी, पेपर ख़त्म होने के बाद बहुत एवरेज फीलिंग थी कि हाँ टॉप 2000 में शायद रैंक आ सके क्योंकि पेपर ख़राब गया है। लेकिन सबसे बात करने के बाद पता चला कि सबका ही ख़राब गया है, रिलेटिव होता है ये तो। पूरे गांव का ख़राब था। तो उसमें मेन यही था, वही पेपर ऐसा, इस साल का पेपर भी सेम ऐसा ही था। 2020 का आईआईटी का पेपर भी एकदम खतरनाक था। मीन्स पिछले 10 साल के रिकॉर्ड देखो तो 16 का पेपर टफेस्ट था और 20 का पेपर लॉन्गेस्ट था। टफ तो नहीं कहेंगे, लॉन्गेस्ट बहुत था, ट्विस्ट बहुत था। तो शायद पेपर टफ आने से मुझे कहीं फ़ायदा भी हुआ है, क्योंकि जो इजी पेपर जैसे कि 2017 में हमारे इमीडिएट बाद पेपर आया था, वो कई लेवल तक मेंस टाइप पेपर बना था। तो क्या हुआ था कि जो सिर्फ मेंस के लिए तैयारी करते, जिनका सिर्फ का मेंस गोल होता है, उन लोग ने मेंस की जैसी परफॉर्मेंस एडवांस में भी दे दी। तो काफ़ी जो डिजर्विंग बच्चे थे वो थोड़े शायद पीछे हो गए, ये लोग आगे आ गए। तो उस एस्पेक्ट में मुझे फ़ायदा हो गया था क्योंकि हमारा पेपर टफ निकला था। टफ पेपर आने से एक फायदा उसी बच्चे को शायद ज़्यादा फायदा होता है जो अपना उस टाइम मेंटल बैलेंस रखता है। बिल्कुल एकदम अपने आप को पूरा का पूरा मतलब कंसंट्रेट रखेगा। पेपर टफ है तो मेरे लिए टफ नहीं है, मैंने तो प्रिपरेशन की है, पूरी दुनिया के लिए टफ है। तो इट मीन्स उसका एडवांटेज मेरे को मिलना चाहिए। और उस दिन पे फिर वो लक वाला फैक्टर भी होता है कि शायद तुम्हारी स्ट्रेंथ वाले टॉपिक्स थे, उसमें से क्वेश्चन आए। कभी आएगा कि तुम्हें जो सबसे कम आता था वो आ गया, तो लक फैक्टर भी उस दिन काम करता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है उस दिन, मेंटल स्टेबिलिटी कितनी है, काफ़ी फैक्टर्स काम करते हैं। हार्ड वर्क तो तुमने जो 80% जो तुम्हारा काम था वो हार्ड वर्क से कर दिया, लेकिन वो 20% उस दिन बहुत वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं कि शायद वेरी कर जाए, तुम्हारे एडवांटेज में आ जाए, शायद तुम्हारे डिसएडवांटेज में आ जाए। तो वो तो अनकंट्रोलेबल था। तो पेपर देने से पहले, जब आप एग्जाम देने से पहले जा रहे थे या उससे पहले जो प्रिपरेशन थी, उसके हिसाब से आपने अपने मन में क्या सोचा कि मेरी लगभग इतनी रैंक आएगी, अंदाजा कुछ? मतलब शायद 2 साल मेरी कोचिंग में जो परफॉर्मेंस थी उसके हिसाब से मैंने सोच कर रखा था कि टॉप 1500 में आ जानी चाहिए रैंक, या टॉप 1000 में आ जानी चाहिए। 4 डिजिट में मान के चल रहे थे कि 3 डिजिट में मतलब सोचा था कि हाँ ऑप्टिमल था कि 3 डिजिट में होना चाहिए। तो आई जाएगी। तो फिर तो ठीक है, उम्मीद से हाँ, अच्छी, बट ये तो काफ़ी ऊपर आ गई थी। और अच्छा। इनफैक्ट वो जो सारे फिटजी और एलन वगैरह जो रैंक प्रेडिक्शन करते हैं, तो उसके हिसाब से भी 2015 के हिसाब से प्रेडिक्शन कर रहे थे। तो वो उस हिसाब से 1200 रैंक, कहीं 1000 रैंक, कहीं 900 रैंक आई। और अचानक से उस दिन पेपर रिजल्ट खोला और डायरेक्ट 454, तो थोड़ा तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, एक्सपेक्टेड नहीं था। हाँ, जितना उम्मीद था उससे थोड़ा अच्छा ही कह लो। मतलब टफ पेपर में अपने आप को बैलेंस रखने का शायद फायदा हुआ। खैर, अब आपने अपने आप को सीरियस करना कब से चालू किया? मतलब कि भाई मेरे को मेडिकल इंजीनियरिंग में ही जाना है, आईआईटीएन ही बनना है, इस तरह का कभी सोचना चालू किया या अपने आप ही दुनिया चलती गई? दुनिया तो चलती रही थी साथ में, बट द थिंग इज़ कि जब 7th या 8th में मैंने ये ऐसे आईआईटी गुरुकुल ज्वाइन किया और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एनवायरनमेंट में जब मैंने पैर रखा, तो
इट वाज लाइक कि हाँ मज़ा आ रहा है, चैलेंजिंग लग रहा है, स्कूल के अपार्ट ये सारी चीज़ें करना अच्छा लग रहा है, जैसे अब मेंटल एबिलिटी या एप्टीट्यूड वाली चीज़ें करवाते तो उसमें ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग घिसता है, तो अच्छा लग रहा था, वो चैलेंजिंग लग रहा था, तो मैंने ज़्यादा और एग्ज़ाम्स देना शुरू किया, अच्छी रैंक्स आई, फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करने में मज़ा आती थी, थोड़ा चैलेंजिंग लगता था, तो 9-10 तक तो ये चलता रहा, NTSC क्रैक किया, बट 10th में स्टिल कन्फ्यूजन था, बायो लूँ मैथ्स लूँ या दोनों लूँ, क्योंकि दोनों में इक्वल इंटरेस्ट था, बट इन दी एंड हाँ वो रेस में मैथ्स जीता तो मैथ्स लिया मैंने, और इट टर्न आउट टू बी अ गुड डिसीजन। तो 7th-8th में मेरे को याद है कि कई बार स्पेशली तुम आते थे मेरे पास, तुम हाँ, और यश, हाँ, दोनों के सर हाँ, कल छुट्टी है हमारी, तो मॉर्निंग में 8 to 8 रात को आ जाए, तो तुम्हें धक्का मार के तुम्हारी क्लास वाले भेजते थे या अपने आप अपने मन से आते थे कि नहीं हमें ज़्यादा टाइम यहाँ स्पेंड करना है बैठ के? नहीं मतलब उस टाइम पे 7th-8th में ऐसा था कि शायद आपको याद हो, अगर वीक में 2 या 3 बार क्लासेस लगाते थे, अब तो ऐसा था कि अगर मंडे और वेडनेसडे लगाने तो संडे एक्साइटमेंट होता था कि यार नहीं मंडे जाएंगे, कल अच्छा कुछ नया सीखेंगे, और फिर ये भी होता था कि अगर हम 7th में हमने सीख लिया है, फिर वो आगे जाके 8th में जब वो सामने आता था और हम लोग दूसरे बच्चों से इजीली कर लेते थे वो चीज़, तो वो और भी अच्छी फीलिंग आती थी कि नहीं अब तो और कंटिन्यू करना है। 10-10 12-12 घंटे बैठने का तुम मेरे को फोर्स करते थे कि सर हमारा टाइम इतना रख दो, हम बैठ बिल्कुल, जाएंगे, चाबी दे दो हमें, हम खोल के बैठ जाएंगे, छोटे बच्चे भी। हाँ। तो वो तुम खुद अपने मन से आते थे या क्लास वाले कहते थे कि नहीं जाओ, नहीं जाओ? बिल्कुल बिल्कुल मन से आते थे। अच्छा। और जैसे अब 9th में मुझे याद है, 9th के JSO की प्रिपरेशन में आपने 11-12 तक की बायो और मैथ्स पढ़ा दी थी, तो काफ़ी ऐसा लगता था कि यार ये हमसे होना नहीं, लेकिन फिर भी मज़ा आती थी कि ऊपर वाले बच्चों का काम कर रहे हैं हम, तो हो वो जाता भी है फिर बाद में हाँ बहुत अच्छी। नेक्स्ट ईयर जब बैठते थे तो पता चलता था कि हमने पिछले साल कितना ज़्यादा हाँ, सीख लिया। exactly। और वही चीज़ें इन फ्यूचर आपको काम आएगी। काफ़ी आपने अच्छी। NTSC क्रैक किया, IAPT के एग्जाम्स भी क्रैक कर लिए, KVPI भी क्रैक कर लिया, और उसके बाद IIT भी क्रैक कर लिया अच्छी तरह से। तो इन सब में मतलब ऐसे नहीं है कि मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है इसलिए बोल रहा हूँ, लेकिन दिल से ये बोल रहा हूँ कि इन सब में शायद बहुत बड़ा क्रेडिट IIT गुरुकुल के जाता है, क्योंकि उस ट्रैक पे ले जाने वाले शैलेश सर ही थे, या इनके साथ जो दूसरी फैकल्टी थी उन्होंने आइडिया दिया है कि मतलब क्या सीन होता है आगे जाके। बाकी एकेडमिक्स वगैरह तो नॉर्मली कवर हो जाता है, उसके लिए इतनी मेहनत, हाँ उसके लिए तो अच्छे बच्चे को जरूरत नहीं होती। हाँ बिल्कुल, उसके लिए तो ये ज़रूरत नहीं है। वो एक क्वेश्चन है जो मतलब जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि कई जगह ऐसा माहौल चलता है, स्पेशली गुजरात और सूरत में ऐसा चलता है कि स्कूल करोगे तो कंपटीशन बिगड़ेगा, कंपटीशन करोगे तो स्कूल का रिजल्ट बिगड़ेगा। हाँ। तो तुम्हारे बोर्ड में कितने थे? बोर्ड में 12th बोर्ड में थे 96.4%। अच्छा, मतलब बन गए अच्छे खासे। हाँ अब 11th में तो फिर यही होता है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आज स्पेशली जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो वो बेसिक्स कवर हो ही जाते हैं बोर्ड के। तो मतलब हाँ, क्योंकि 96% बनना है, जैसे दीप झाला था उसका भी 96% टच हो रहा था लगभग, उतना ही था। तो और जितने भी बच्चे अपने तुम्हारे ग्रुप में थे या तुम्हारे सीनियर जूनियर सब 90s के ऊपर ही थे अपने पास, और उन्होंने अचीवमेंट्स भी अच्छे किए, मेडिकल के हो, इंजीनियरिंग के हो, जहाँ भी हो अच्छे रिजल्ट्स निकाले, कि उनको प्राउडली हम लोग कह सकते हैं, वो भी प्राउडली कहते हैं कि हमने यहाँ से डिग्री ली है। बिल्कुल। तो तुम्हारी राय में तो यह है कि भाई अच्छा करोगे तो सब जगह अच्छा बनेगा, ना बोर्ड डाउन होना है ना कंपटीशन डाउन होना है, और बिगड़ेगा तो सभी बिगड़ सकता है। लेकिन सिर्फ बोर्ड करने से आप कॉम्पिटिटिव में एक्सेल नहीं करोगे, लेकिन कॉम्पिटिटिव करने से आपको बोर्ड एक्सेल ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बेसिक्स क्लियर करने के बाद ही आगे बढ़ते हैं। मींस क्लास के टाइम में बोर्ड की लिखने की प्रैक्टिस हाँ, थोड़ी सी और प्लस CBSE बोर्ड अगर आपका हो तो फिर तो और भी बढ़िया, इतना लीनियंट होता है वहाँ पे। आप अपने जैसे गुजरात बोर्ड वगैरह में क्या है कि एग्जैक्ट लैंग्वेज चाहिए, वो सब भी CBSE में रिक्वायर्ड नहीं है, तो आपका अगर फंडामेंटल्स क्लियर है तो आप बोर्ड आसानी से क्रैक कर सकते हो, उसमें भी कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। तो आपने अपनी जो फाउंडेशन मतलब स्कूल की प्रिपरेशन में क्या क्या बातें अवॉइड की कि जिससे आपके रिजल्ट्स अच्छे आ गए 11th-12th में? हाँ, मतलब पूरे स्कूल लाइन में कि भाई IIT में आप निकले, मेन IIT ही माइलस्टोन काउंट हो जाता है, क्योंकि आपको जाना इंजीनियरिंग में था, तो बाकी स्कॉलरशिप मिली और फायदे मिले वो अच्छी बात है, बट आपने क्या क्या बातें अवॉइड की और क्या क्या बातों को पकड़ के रखा कि उसका कारण अच्छी रैंक आपकी IIT में बनी? क्या वो 7 से लेकर 12 तक की पूरी लाइफ की एक बात शॉर्ट में बता सकते हैं? सो अगर 7 से 10th की बात करें तो इट वाज ऑल अबाउट ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, हर जगह रजिस्टर कर दिया, टाइम हो तो दे ही दिया, जितनी एग्ज़ाम्स आई सामने सब दे दी, साथ साथ में बोर्ड का भी हर रोज़ एक घंटा 2 घंटा दे दिया, तो वो इनफ था बोर्ड के लिए प्रिपेयर करने में। अगर 11th-12th की बात करें तो सिर्फ जेई की प्रिपरेशन करने से या जेई मेंस की प्रिपरेशन करने से बोर्ड ऑटोमेटिकली कवर हो जाता था, और ऐसा स्पेशल फोकस नहीं देना पड़ता था। और एक बार अगर फंडामेंटल्स क्लियर हो गए तो बोर्ड के 15 दिन पहले सिर्फ बुक खोल ली, देख लिया, तो वो इनफ था। बस थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस कर ली। बन जाए। हाँ एग्जैक्टली। ये क्या बातें हैं मतलब अवॉइड करनी चाहिए? जैसे अभी नई जो जनरेशन है उसी के लिए इंटरव्यू हो रहा है। अच्छा। तो नई जनरेशन जो स्पेशली अभी आने वाले 3-4 साल में IITian बन जाएंगी शायद, या उस ट्रैक पे आ रहे हैं, तो उनको क्या क्या बातें इग्नोर करनी चाहिए कि शायद वो भी आपके पीछे पीछे आप ही के कॉलेज में चाहे छोरा गंगा किनारे वाला गाना गाए वहाँ जाके,
आपने गाया कभी वहाँ IIT रुड़की में? मनी मन तो गा ही लिया है मनी मन तो गा ही लिया मनी है। मन तो गा लिया, बस अकेले गाया होगा। हाँ, तो क्योंकि रुड़की है तो नदी बाहर ही है। हाँ बिल्कुल, गंगा बाहर ही है हाँ, गेट के। बिल्कुल। मतलब बाउंड्री से टच होके बहती है क्या मतलब? हाँ बिल्कुल, ऐसे मेन हाईवे पास होता है, मेन हाईवे क्रॉस करके तुरंत। अच्छा, मतलब इधर हाईवे है, इधर IIT रुड़की है, दूसरी तरफ गंगा है। गंगा है बस। हाँ। हाँ, पैरेलल में मैंने देखा है, पैरेलल मतलब है। एक दो बार गया हूँ हरिद्वार वगैरह तो। और जूनियर्स भी IIT NIT इस तरह के टॉप कॉलेज है, मेडिकल जो भी फील्ड है, वहाँ जाके ही एंजॉय करें मतलब इस तरह का। तो उनके लिए क्या मतलब आप बोलना चाहेंगे कि भाई ये बातें अवॉइड करना? हाँ ओके, तो 11th-12th की अगर जैसे पहले बात करें तो 11th-12th में सबसे पहली बात तो कि द सिलेबस फॉर JEE या सिलेबस फॉर जो भी बिट्स या VIT या जो भी सारी एग्जाम्स आती है जिससे कॉलेज डिसाइड होता है, तो उसके लिए सिलेबस इज़ लाइक एन ओशन, बहुत वास्ट है। तो आप कभी भी कोई पॉइंट पे ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने बैकलॉग रख लिया बाद में देख लेंगे, ये नहीं, जो भी है सब साइमल्टेनियसली करते जाओ। डाउट्स है, कितने सिली से सिली डाउट हो पूछ लो, जो भी है कहीं भी कोई क्लियर, क्योंकि JEE में ऐसा है ना कि कभी भी उठ के कोई भी पेज से कोई भी सवाल आ सकता है, तो यू कांट लीव एनी पेज अनटर्न्ड। और बैकलॉग्स नहीं रखना, टेस्ट हार्डवर्क मतलब प्रैक्टिस ही चाहिए, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर मेंस की बात करें तो मेंस इज़ अ स्पीड टेस्ट। यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब एग्री करेंगे कि मेंस में आपको 90 क्वेश्चंस करने हैं 180 मिनट्स में, तो पर क्वेश्चन 2 मिनट मिल रहा है, तो वो स्पीड टेस्ट वाली चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आएगी। कंटिन्यूस पेपर देते रहो, अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चंस करते रहो, बैकलॉग्स मत रखो, कोई भी चीज़ें स्किप मत करो, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी उठ के क्वेश्चन आ सकता है। रेगुलर जब स्कूल लाइफ होती है स्पेशली हाँ। 4 साल जो क्रूशियल टाइम होता है 9, 10, 11, तो उस टाइम पे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? शायद ये क्वेश्चन इस जनरेशन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे टाइम तो ये फेसबुक इंस्टाग्राम ज़्यादा नहीं था, तो हम लोग को तो ऑटोमेटिकली हेल्प हो गई थी, हम लोग फिजिकल एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा करते थे। बट हाँ डेफिनेटली अभी आपके ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे तो वो डिस्ट्रैक्शन कहीं ना कहीं आ जाएगा। और थोड़ा लोग पेरेंट्स भी ये चीज़ इंसेंटिव की तरह रखते हैं कि भाई तू 2 घंटे पढ़ ले, उसके बाद आधा घंटे मोबाइल चला लेना। तो ये इससे अच्छा कुछ आप और कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी करवा लो ना, तो वो डिस्ट्रैक्शन कम रहेगा। और स्टार्टिंग में सबको लगता है कि हाँ मैं कंट्रोल कर लूँगा, लेकिन ये चीज़ ऐसी है कि एक बार घुस गए ना तो देयर इज़ नो वे बैक। शायद तुमसे भी और हमसे भी कंट्रोल नहीं होती, तो वही। फिर उस टीनेजर से कहाँ से कंट्रोल अब वो बहुत इमेच्योर एज होती है, तो एक बार अगर घुस गए ना देयर इज़ नो वे बैक, तो उससे अच्छा अवॉइड ही करे तो बढ़िया है। अकाउंट वगैरह हो तो डीएक्टिवेट बिल्कुल डीएक्टिवेट कर दो। तो तुम्हारे थे क्या 12th तक कुछ कहीं पे नहीं अकाउंट? 12th तक तो नहीं थे, फेसबुक था वो तो, बट लेकिन यूज़ कोई नहीं करता था, बना के छोड़ दिया था वही। खुद कोई पता नहीं होगा आईडी पासवर्ड क्या है। और उसको ऐसे यूज़ ले सकते हो कि अगर अभी हमने मेहनत कर ली तो फिर उसके बाद जो 4 साल मज़े है उसमें आपको जो करना है करो, फुल फ्रीडम है, सारी चीज़ अवेलेबल है आपके पास, जो करना है। इंसेंटिव की तरह रखो कि यार, और वहाँ पे पहुँचना, मैं IIT रुड़की में गया, वहाँ की लाइफ जी, तो डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि वो 200% वर्थ था। जितनी मेहनत की उससे ज़्यादा ही मिला है मुझे। तो एक बार अगर IIT जैसी या NIT जैसी कोई प्रिविलेज्ड कॉलेज में मिल गया ना, तो शायद लाइफ सेट है वहाँ से। उसके बाद आपको इक्वली मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी लोकल कॉलेज वाले या दूसरी कॉलेज वाले करेंगे। वो तो एक बार ट्रेन चालू हो गई उसके बाद तो ट्रेन चलती ही हाँ जाएगी वही, अपने आप, वो तो ट्रैक वो पे। मोमेंटम मिल जाता है जब उसके तक बाद। ब्रेक ना लगे तब हाँ तक वही, सामने अपॉर्चुनिटीज आती रहेगी, तुम ग्रैब करते रहोगे। तो अभी जैसे ऐसा मतलब कई बार होता है कि भाई एक नॉर्मल कॉलेज से डिग्री लिया हुआ बंदा है और एक तुम हो, तो शायद तुम्हें कहीं ना कहीं जब भी कहीं मीटिंग होती है, बातचीत होती है, तो वेटेज एक्स्ट्रा मिलता होगा। बिल्कुल ये तो मिलता है। कैसा फील होता है? मतलब 56 इंच का मोदी वाला 56 इंच का सीना आता है या मतलब नॉर्मल लगता है, क्या लगता है? हाँ मतलब थोड़ी प्राइड वाली फीलिंग आती है कि हाँ मैंने, जब उन लोगों ने मेहनत नहीं की थी, जब मैंने मेहनत कर ली और उसका मुझे रिजल्ट मिला है, और अभी उस चीज़ को एंजॉय कर रहा हूँ। और अभी शायद इस टाइम में, अगर आप कोरोना टाइम में अगर बात कर ले, तो जॉब्स जाना, दूसरों के जॉब्स मिलना ही नहीं, या सैलरी कट ऑफ हो जाना, या फिर कॉम्प्रोमाइज़ करके ठीक ठाक जॉब्स ले लेना, वो सारी चीज़ें मेरे या मेरे साथ वाले लोग या NITs वाले लोग, इन सबको फेस नहीं करनी पड़ी। हाँ, टॉप लोग मतलब ये एक बहुत अच्छी बात कही है कि जैसे सबको पता है अभी क्राइसिस चल रहे हैं, तो ज़्यादातर की या तो जॉब चली गई है या फिर सैलरी 50% के आसपास से ऑन एवरेज कट ऑफ हो गया है। जबकि शायद इन लोगों ने अभी 2020 में ही अपनी डिग्री कंप्लीट की है, तो ये एकदम फ्रेशर है, तो शायद कंपनी इनको मना भी कर सकती थी कि नहीं अभी नहीं, 1 साल बाद मिलना भाई। लेकिन मैंने किसी भी IIT या NIT या टॉप कॉलेजेस से जो डिग्री ली है बच्चे का, ऐसा नहीं देखा है कि उसको कंपनी ने मना कर दिया। बस 1-8 महीना ऊंचा नीचा होना अलग बात है कि किसी का ज्वाइनिंग होना था अगस्त में, सितंबर में हुआ, तो वो तो इतनी बड़ी जो घटना चल रही है, तो उसमें 2-4 महीना ऊंचा नीचा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहीं से आप कंपेयर कर सकते हैं कि टॉप लेवल की डिग्री का नॉर्मल कॉलेज की डिग्री के ऊपर कितना बड़ा एज है, कितना बड़ा एडवांटेज है कि इनको जो इनका पैकेज डिसाइड हुआ वही पैकेज मिल रहा है।
हाँ बिल्कुल, वही है। पूछूंगा नहीं क्या पैकेज है ना, वो आउट करना भी बेकार है, बट आईआईटी का मतलब है कि आप के पैकेज भूल जाओ आप, मतलब आराम से, ठीक है ना। तो और काफ़ी पर्क्स मिले हैं, मतलब आईआईटी में होने के बाद, बाहर निकलने के बाद भी काफ़ी पर्क्स है। जैसे अगर किसी को रिसर्च में इंटरेस्ट है, मास्टर्स परस्यू करना है, किसी को पीएचडी करना है, तो वहाँ भी आपके आईआईटी या एनआईटी का टैग काम आ जाएगा। अगर आप कहीं, आपको जो जॉब जहाँ मिली हुई है वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा, कहीं और जॉब में अप्लाई करना है, तो आपके रेज्यूमे लेके जाओगे, रेज्यूमे सीवी में आपका कॉलेज मिलेगा, आपकी डिग्री मिलेगी, या वहाँ आपके किए हुए प्रोजेक्ट्स या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, तो वो काम आ जाएगा। कि अगर कंपेयर करोगे दूसरे बच्चों से, तो काफ़ी ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा उस चीज़ का। फिर अगर बात करें थर्ड ईयर में इंटर्नशिप की, तो इंटर्नशिप में इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है कि वो चीज़ भी अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हो। तो ऐसी न्यूमरल वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है जो नॉर्मल कॉलेज में नहीं मिलती। तो ये काफ़ी बड़ा पर्क है इस चीज़ का, वो टैग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने तो एक्चुअली, हम लोग जब फ़ोन पे बैठते हैं ना, मतलब तो फ़ोन पे बैठते हैं तो या तो चैट करते हैं या गूगल पे मतलब कुछ सर्च कर लेते हैं, मस्ती की बातें भी हो सकती है, व्हाट्सएप पे भी हो सकता है, या फिर कॉल कर लेते हैं। आप फ़ोन पे क्या करते हो? मैं मतलब अगर आप कंपनी के बारे में पूछो तो मेरी कंपनी फ़ोन पे है। ये फ़ोन पे में जॉब करते हैं, तो इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछा। तो आप मीन्स वहाँ से अर्निंग करते हैं? हाँ, और वहाँ बिल्कुल अर्निंग करते हैं, अपनी जो टैलेंट है वो सर्व करते हैं। चलिएगा। तो दूसरा, इन शॉर्ट दीप से बात करके शायद ये बात लगी कि 7th 8th से आप अपना ट्रैक डिसाइड करो। डिफरेंट टाइप के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जो आपके कैरियर में आते हैं, मीन्स ओलंपियाड्स हैं, फिर एनटीएससी है, फिर जीएसओ है, केबीपीवाई है, आईएपीटी के डिफरेंट भावा ओलंपियाड्स हैं, और फिर फाइनल आपका गोल वाला जो जेईई नेट या कॉमर्स का जो भी फील्ड है, उस फील्ड को आओ, ट्रैक मेंटेन करके रखो। बिल्कुल, कभी आपको सक्सेस मिलेगी भी, कभी नहीं भी मिलेगी। तो उस केस में कैसा होता है कि जब आपने मेहनत की रिजल्ट ना मिला हो, तुम्हारे साथ तो ऐसा बहुत कम हुआ है, हाँ, है ना, बट कभी कभी फ्रस्ट्रेशन तो आता ही है कि यार मैं इतनी मेहनत की और दूसरे निकल गया, मैं नहीं निकला। बट उसे भी पॉजिटिव वे में अगर ले सकते हो कि एक्सपीरियंस मैटर्स। अगर एक्सपीरियंस ले लिया उस चीज़ का, तो वो कहीं कोई भी नॉलेज गेन किया वो कभी वेस्ट नहीं जाता। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल तुम्हारे साथ का है पार्थ शाह। हाँ बिल्कुल, पार्थ शाह से आपका जल्दी मुलाकात कराएंगे। वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि उसको बहुत लेट मतलब सक्सेस मिली, बट मिली जब छप्पर फाड़ के मिली। बहुत ज़्यादा सब लोग शौक से उस चीज़। हाँ, क्लासमेट ही था, मतलब उसने रात को मेरे को कॉल किया था, एकदम मैं भी भूल गया, 1-2 बजे के आसपास की बात होगी। सर मेरा रिजल्ट आ गया। मैंने कहा क्या रैंक है? बोले 91। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं? तो एनटीएससी में उसका नहीं हो पाया था, खैर बाद में बात करेंगे। तो मतलब कुल मिला के ट्रैक नहीं छोड़ना है। हाँ। सक्सेस मिले या ना मिले, धीरे मिले या जल्दी मिले, टाइम दो। ट्रैक कौन से ट्रैक पे जाना है उसके लिए साइलेश सर जैसे एक्सपर्ट्स भी बैठे हैं। टाइम दो उसके लिए कि कहाँ जाना है, मुझे डिसाइड करवाने सर हेल्प करो। लेकिन एक बार मिल जाए तो उस पर फोकस रहो। ऐसा नहीं बोल रहा कि 11th 12th में जैसी मेहनत करनी रहती है वैसे ही 7th 8th में 10-10 12-12 घंटे करो। ये तो अपने चॉइस पे है, अगर मज़ा आ रहा है तो करो। बट इट्स लाइक कि एक विजन क्लियर रखो कि मुझे यहाँ जाना है। अगर वहाँ जाने का विजन क्लियर होगा ना, तो मेहनत करने का मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अभी चलो एक पर्सनल क्वेश्चन है, वैसे पूछना नहीं चाहिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, बट बच्चों के लिए है, क्योंकि देखते हैं कि अभी तो 5th 6th 7th में गर्लफ्रेंड साथ में चलती हैं उनके, ठीक है ना। तो शायद कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्शन होता है हमारे हिसाब से, तो उनके लिए ऑर्डिनरी बात है, नई जनरेशन के लिए। तो तुम्हारा क्या हाल था तब तो नहीं, कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अच्छा पर्सनल लाइफ है, स्कूल लाइफ की बात कर रहा हूँ मैं। तब तो नहीं, ऐसी कोई गर्लफ्रेंड वाली चीज़ तो नहीं थी। मतलब इनसे दूर ही रहे थे, मतलब दूर, शायद इंटरेस्ट नहीं लिया कभी। हाँ, मतलब पढ़ाई के अलावा कुछ सूझा ही नहीं। अर्जुन को जैसे आँख दिखती थी वैसे मतलब केवल पढ़ाई दिखती थी। सही है। हाँ, मतलब ऐसा भी था कि नो वन वाज रनिंग बिहाइंड मी विद अ स्टिक कि हाँ लकड़ी लेके मार रहे पीछे, चलो भागो, ये करो वो करो, ये भी नहीं था। फ्रीडम था फुल, अच्छा लग रहा था, इंटरेस्ट आ रहा था, इसलिए मैंने किया। वैसे ही सबको एडवाइस करूंगा कि जो अच्छा लगे वो परस्यू करो, बट एक बार सोच लो, उस पर टाइम दो। मज़े करने तो बाद में भी मिल जाएंगे, एक बार उस चीज़ पे टाइम दो कि मुझे क्या करना है, ट्रैक डिसाइड कर लो, उसके बाद फिर मज़े ही है। इनके बैच में मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, इनके बैच में शायद 20 या 22 बच्चे थे और उनमें से 12 एनटीएससी स्कॉलर हुए थे। और गुजरात का रिकॉर्ड था, इतने सारे एनटीएससी स्कॉलर तो केवल एक ही इंस्टीट्यूशन ने दिए हैं, ठीक है ना। 33% गुजरात का सिलेक्शन। उसके बाद दूसरा तुम्हारे बैच में से ज़्यादातर सब केवीपीआई स्कॉलर भी हो गए थे, सारे के सारे हो गए, जहाँ तक मेरी नॉलेज में। कोई एक आध का रह गया तो अलग बात है। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है कि भाई
प्राइमरी लेवल का स्कॉलरशिप भी लिया, हाई लेवल का स्कॉलरशिप भी लिया, बाद में लगभग सारे के सारे IIT NIT में निकले। ऐसा कोई है कि जो मतलब किसी IIT NIT के अलावा किसी दूसरे कॉलेज में गया हो? मेरे बैच में तो मुझे शायद, कैटेगरी हाँ बिट्स भी उसी में, मेरे बैच में तो मुझे शायद याद नहीं है। बिट्स NIT IIT ये सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट हूँ या जिनको भी फेसबुक वगैरह पे जुड़ा हुआ हूँ, तो सबका वही टैग दिखता है, NITs IITs बिट्स टॉप लेवल, या फिर एम्स, हाँ एम्स भी, या फिर जो टॉप लेवल के मेडिकल कॉलेज हैं उनमें। तो खैर अच्छा लगता है, मतलब इस तरह के बच्चे एक ही बैच में आते हैं तो बहुत अच्छी बात लगती है। और अभी आप जूनियर्स को कुछ स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे तो बताएं, वेट कर रहे हैं सब आपका। सो मैसेज तो बस यही है कि इंपॉर्टेंट टाइम है, डिसाइडिंग टाइम है, वेस्ट मत करो, डिस्ट्रैक्ट मत हो। नो डाउट फ्रेश होने के लिए चीज़ें करो, आपको जो मनपसंद चीज़ें वो करो, बट एक बार स्ट्रीम डिसाइड हो गई ना, उसके बाद काफ़ी ईजी रहता है उस स्ट्रीम पे चलना। तो मैं यही एडवाइस करूँगा कि टाइम वेस्ट मत करो। और आजकल इतना कंपटीशन वाला माहौल हो गया कि अगर आप नहीं करोगे तो दूसरे लोग तो कर ही रहे हैं, तो वो आगे निकल जाएंगे, फिर रिग्रेट ना करना पड़े। इससे अच्छा अभी से डिसाइड कर दो, अभी से काम करना शुरू कर दो उस चीज़ पे। और अभी तो शायद IIT में सेलेक्ट होना काफ़ी इजी हो गया कंपेयर में, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स भी काफ़ी अच्छी हो गई हैं। हाँ बिल्कुल। तो सिलेक्शन कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है, बस अपना पेस बना के रखो। बेसिक लेवल से जितना जल्दी आप अलर्ट होएंगे और अपना पेस बना के रखेंगे, आपको उतना अच्छा मौका मिलेगा, उतनी अच्छी रैंक्स मिलेंगे, उतना अच्छा ट्रैक मिलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि लाइटली ले सकते हो और बाद में हो जाएगा, क्योंकि अगर आप स्टैटिस्टिकली देखो तो शायद अराउंड 15 लाख 16 लाख लोग हर साल जेई देते हैं, और उसमें से आई गेस 8,000 9,000 को सीट मिलती है जेई में। अभी 13,000 समथिंग, हाँ 13,000 हो गई। तो ये भी बहुत, ऐसे 100 बच्चों में एक बच्चा जाता है, तो ये भी बहुत डिफ़िकल्ट रेशियो है, तो इतना लाइटली भी नहीं ले सकते। और जैसे डिस्कस हुआ कि करियर का या अपना लाइफ का स्टेपिंग स्टोन तुम्हारी कॉलेज होती है, तो वो डिसाइडिंग स्टेप होता है। अगर वो एक बार हो गया तो उसके बाद शायद लाइफ ईजी हो जाए। चलिए अदीप, अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने जूनियर्स को कुछ अच्छे स्टेप्स बताए। तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, जल्दी ही एक नई सीरीज़ में नए एपिसोड में मिलते हैं आपके साथ, एक और होनहार बच्चे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।